नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की कहानी एक ऐसे अमेजिंग इंसान की कहानी है जिसके कत्ल को आज 8 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उसके कातिल पकड़े भी जा चुके हैं, मुकदमा चला और फिर उनको सजा भी हो गई। लेकिन इस व्यक्ति के पास एक ऐसी चीज थी जो ना जाने कहां गायब हो गई और जिसका आज तक कोई सुराग ही नहीं मिला। वो चीज ही कुछ ऐसी थी कि उसकी खबरें तमाम नेशनल और इंटरनेशनल अखबारों में छपी, बाकायदा उसकी तस्वीरें छपी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। और खबर थी एक कमीज की। अखबारों की हेडलाइन में लिखा था कि पुणे के रहने वाले एक शख्स को अजीब सा शौक है, और यह शौक है सोने का। सोना मतलब गोल्ड। वो जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा सोना पहनता था। कई बार उसने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि गोल्ड ही वो चीज है जिससे उसे बेहद प्यार है और इसीलिए वो गोल्ड खरीदता है और गोल्ड पहनता है। साल 2012 में एक खबर ने सबको चौंका दिया, और ये खबर थी कि उस व्यक्ति ने अपने इस जुनून के चलते बाकायदा एक गोल्ड की कमीज बनवा ली है, सोने की कमीज बनवा ली है। और इस कमीज का वजन लगभग 3 किलो 600 ग्राम था और इसकी कीमत उस समय लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी। आप खुद ही सोचिए, 3 किलो 600 ग्राम की एक कमीज, वो भी गोल्ड की, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपया। और यही नहीं, लोग कमीज सिलवाने के लिए टेलर के पास जाते हैं, लेकिन उसने इस कमीज को बाकायदा पुणे के एक सुनार के यहाँ सिलवाया था और इस कमीज को सिलवाने में भी अलग ही कारीगरी थी। इस कमीज में बहुत सारे बारीक बारीक छोटे छोटे फूल लगाए गए थे और बहुत बारीक तरीके से उसको सिला गया था ताकि पहनने वाले को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ही ना हो। इसके अलावा उस कमीज में 7 बटन थे, वो भी सोने के बने हुए थे और उसमें हीरे वगैरह जड़े हुए थे। उस व्यक्ति और उसकी कमीज की खबर जब मीडिया में आई, अखबारों और समाचारों की सुर्खियां बन गई और ये व्यक्ति रातों रात गोल्डमैन के नाम से मशहूर हो गया। और बात यहीं तक नहीं रुकी, ये बात बहुत दूर तक गई और इस शख्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया में इतनी महंगी कमीज आज तक किसी ने बनवाई ही नहीं थी। तो गोल्डमैन के नाम से मशहूर इस शख्स का नाम था दत्ता फुगे। दत्ता फुगे महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला था। वो एक बिजनेसमैन था, लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था और साथ ही एक चिट फंड कंपनी चलाया करता था। दत्ता फुगे एक करोड़पति शख्स, पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छा खासा बिजनेस, और यही कारण था कि उसने अपने शौक को पूरा करने के लिए एक सोने की कमीज ही बनवा ली। अब दत्ता फुगे ने कमीज तो बनवा ली, लेकिन इस शौक को पूरा करने के चक्कर में बहुत सारी मुसीबतें भी खड़ी हो गई। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई 1.5 करोड़ की शर्ट पहनकर घर से बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें होंगी और उसके आसपास खतरा तो मंडराता ही रहेगा। आजकल तो लोग पर्स छीन लेते हैं, 10-20 हजार का मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं, अंगूठी छीन लेते हैं, गले से चेन छीन कर भाग जाते हैं, और आप तो 1.5 करोड़ की सोने की चलती फिरती एक दुकान हो, आप कैसे बच सकते हो? और इस बात से दत्ता फुगे अच्छी तरह से वाकिफ था। वह जानता था कि इस कमीज की वजह से किसी की भी नीयत खराब हो सकती है और उस पर कभी भी हमला हो सकता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए दत्ता फुगे अपनी सुरक्षा के लिए 20-20 बॉडीगार्ड्स को नौकरी पर रख लेता है। अब वो कहीं भी जाता, पार्टी में जाता, फंक्शन में जाता या किसी शॉपिंग मॉल में जाता, तो ये 20 बॉडीगार्ड्स परछाई की तरह उसके साथ रहते ताकि किसी क्रिमिनल का हाथ उस कमीज तक को छूने ना पाए। एक तो इतनी महंगी कमीज, फिर खुद की और उस कमीज की सुरक्षा के लिए 20-20 बॉडीगार्ड्स को सैलरी भी देनी थी। मतलब कमीज बनवाने के साथ ही लाखों रुपए महीना का खर्च और बढ़ गया था। लेकिन अब क्या किया जाए, शौक है तो खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो हमेशा ही इस कमीज को पहना करता था। रोजमर्रा में वो नॉर्मल कमीज पहनता था और जब कभी भी उसका मन करता था
तब वो 1.5 करोड़ की उस गोल्डन शर्ट को पहना करता था। तो अब तक वो नेम और फेम दोनों हासिल कर चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और 4 साल बीत गए। साल आ गया 2016। दत्ता फुगे की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, उसकी जिंदगी मजे से कट रही थी। इस दौरान उसने अपनी चिटफंड कंपनी में बहुत सारे लोगों से पैसा लिया। वो ऐसे ही पैसे लिया करता था, फिर उसको कहीं इन्वेस्ट करता था और फिर लोगों को दिए हुए समय पर वो पैसा लौटा दिया करता था, डबल करके या ट्रिपल करके, जैसा भी उसने वादा किया होता था उस हिसाब से वो लौटा दिया करता था। और कहते हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट उसने लोगों से ले लिया था, मतलब लाखों करोड़ों में ये पैसा लिया गया था। ये बात आपको भी शायद पता होगी कि दुनिया में जितनी भी चिटफंड कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में आगे चलकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है, बेईमानी जरूर हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था दत्ता फुगे की चिटफंड कंपनी में भी। जब लोगों ने दिया हुआ समय पूरा कर लिया और उन्होंने अपना पैसा मांगना शुरू किया, तो शायद दत्ता फुगे के पास पैसे नहीं थे और शायद यही वजह थी कि उसने लोगों को टालना शुरू कर दिया। इस दौरान वह जब भी कहीं जाया करता था तो अखबार वाले उसकी फोटो खींच लिया करते थे और अखबार में प्रिंट कर दिया करते थे। तो यही वजह थी कि उसकी चिटफंड कंपनी में जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ था, वो लोग उसके फोटो देखकर गुस्से से भर जाते थे। वो सोचते थे, यार जब हम इससे अपने पैसे मांगते हैं तो ये बंदा हमें मीठी मीठी गोली दे देता है, और इसकी फिजूल खर्ची देखो, इसकी अय्याशी देखो, ये खुद 1.5 करोड़ की शर्ट पहनकर घूमता है और 20-20 बॉडीगार्ड्स लेकर चलता है। अब लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा था, मगर करें तो क्या करें। वो कभी अकेला दिखता ही नहीं था, हमेशा 20-20 बॉडीगार्ड्स का सुरक्षा घेरा उसको चारों तरफ से घेर कर रखता था और किसी को उसके पास पहुंचने ही नहीं देता था। खैर, वक्त गुजरता है और तारीख आ जाती है 14 जुलाई 2016। इस कमीज को बने हुए अब 4 साल गुजर चुके थे। दत्ता फुगे का नाम और रुतबा आज भी कायम था। दत्ता फुगे का एक बेटा था शुभम, और शुभम के बहुत सारे दोस्त थे जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, और उन्हीं में से उसका एक दोस्त था अतुल। 14 जुलाई 2016 की सुबह अतुल शुभम को यह कहता है कि यार आज हमारे कॉमन फ्रेंड का जन्मदिन है, और चूंकि तुम्हारे पापा एक सेलिब्रिटी हैं, पूरे भारत में उनका नाम है, भारत में ही नहीं बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम है, और अगर तुम्हारे पापा हमारे इस कॉमन फ्रेंड के जन्मदिन पर 5-10 मिनट के लिए आ जाएंगे तो उसका ये जन्मदिन उसके लिए एक बहुत यादगार दिन बन जाएगा। शुभम अपने पिता से मिलता है और उनको कहता है कि मेरे दोस्त का जन्मदिन है और आप एक सेलिब्रिटी हैं, अखबार में आपके फोटो छपते हैं, और मेरा दोस्त चाहता है कि आप उसके जन्मदिन में जरूर आएं, उसे बहुत खुशी होगी। अपनी प्रशंसा सुनकर दत्ता फुगे अपने बेटे से कहता है कि चलो ठीक है, दोस्त का जन्मदिन है तो चलते हैं, आज शाम को तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने पूछा कि कहाँ पे है जन्मदिन, तो शुभम ने एड्रेस बता दिया। तो दत्ता फुगे ने कहा, तुम चले जाना, मैं अपना काम निपटाकर डायरेक्टली पार्टी में ही मिलूंगा। 14 जुलाई 2016 के दिन दत्ता फुगे ने वह गोल्डन शर्ट नहीं पहनी थी, मतलब उस दिन वो नॉर्मल शर्ट में ही अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अब शाम को लगभग 7-8 बजे का समय था। अतुल का फोन शुभम के पास आता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा पार्टी में आ रहे हैं। तो शुभम बोलते हैं हाँ, वो डायरेक्टली पार्टी में आ जाएंगे, लेकिन मैं पहले आ जाऊंगा। अतुल ओके कहता है और फोन कट कर देता है। पार्टी में जाने के लिए शुभम अपने एक दोस्त को और तैयार कर लेता है, और जब वो दोनों अपने घर से निकलते हैं तो अतुल का फोन शुभम को दोबारा आता है और वो कहता है कि तुम रास्ते से 10-20 पैकेट बिरयानी पैक करवा लेना और कुछ पैकेट सिगरेट के ले आना। अब पैसे वालों के बच्चे थे और ये सब चलता रहता था, तो शुभम कहता है ठीक है, मैं लेते आऊंगा। इसके बाद शुभम निकलता है, वो स्टॉल पर जाता है और वहां पर ये सारा सामान पैक करवाता है, और फिर वो दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बर्थडे पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। रात के लगभग 9:30 या 10 बजे का समय था। अब जैसे ही शुभम बर्थडे पार्टी वाले लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। अब शुभम गाड़ी से उतरता है और ये देखने की कोशिश करता है कि ये हो क्या रहा है। वो करीब जाकर देखता है तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि जिस शख्स की पिटाई की जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि शुभम के पिता दत्ता फुगे थे।
और जो लोग उनको पीट रहे थे उन लोगों में शुभम का वो दोस्त अतुल भी शामिल था, जिसने कॉमन फ्रेंड का नाम लेकर बर्थडे पार्टी पर शुभम से रिक्वेस्ट करके उसके पापा को आने के लिए कहा था। अपने पापा को बचाने के लिए शुभम उस गाड़ी से उतरता है और उसका दोस्त भी उतरता है और दोनों पूरी ताकत से उनको बचाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सारे लोग वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन तब तक दत्ता फुगे की पिटाई बुरी तरह से की जा चुकी थी। दत्ता फुगे को लाठी डंडों से, पत्थरों से और लोहे की रोड से मारा गया था। सारे हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। खून से लहूलुहान दत्ता फुगे लगभग बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। शुभम अपने दोस्त की मदद से उनको उठाता है, गाड़ी में डालता है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। इसी दौरान उसका दोस्त पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ऐसे ऐसे हमला हुआ है और हम अस्पताल में जा रहे हैं। पुलिस भी अस्पताल पहुंच जाती है। अब अस्पताल में डॉक्टर दत्ता फुगे का चेकअप करते हैं, उनका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में ही दत्ता फुगे की मौत हो जाती है, वो दम तोड़ देते हैं। अगले दिन अखबार में दत्ता फुगे की मौत की खबर छपती है। दत्ता फुगे एक मशहूर इंसान, एक बड़ा बिजनेसमैन, गोल्डमैन के नाम से फेमस, और अचानक उस पर हमला हुआ और उसकी मौत हो गई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। शुभम और उसके दोस्त से पूछताछ की जाती है। वो दोनों जिस जिस को भी जानते थे, पहचानते थे, उनके बारे में पुलिस को सारी जानकारी दे देते हैं। इस वजह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान हो जाती है और एक एक करके सारे अपराधियों को हिरासत में ले लिया जाता है। कुल मिलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ का दौर चलता है। अतुल बताता है कि बहुत सारे लोगों ने दत्ता फुगे की चिटफंड कंपनी में पैसे लगाए थे, उसके भी 1.5 लाख रुपए थे, और कई बार मांगने के बाद भी दत्ता फुगे टाल मटोल करता रहा और किसी के भी पैसे नहीं दिए। अतुल कहता है कि हम सबको इस बात का भी गुस्सा था कि वो खुद 1.5 करोड़ की गोल्ड शर्ट पहनकर घूमता है, 20-20 बॉडीगार्ड लेकर घूमता है, लेकिन हमारे थोड़े से पैसे भी नहीं दे रहा है। ऐसे ही कई और दोस्तों ने भी पैसे दे रखे थे। सब ने पैसे मांगे, लेकिन दत्ता फुगे ने किसी को कुछ नहीं दिया और उससे बार बार मिलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि 20-20 बॉडीगार्ड हर समय उसे घेरे हुए रहते थे। अब लोगों का पैसा फंसा हुआ था और सबको अपना पैसा चाहिए था। इसलिए हम सब ने सोचा कि दत्ता फुगे पैसे तो देगा नहीं, तो क्यों ना उसे रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए उन्होंने एक फर्जी प्लानिंग की। एक कहानी बनाई थी कि एक कॉमन फ्रेंड का बर्थडे है, जबकि ऐसे किसी फ्रेंड का कोई बर्थडे था ही नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर दत्ता फुगे को बिना बॉडीगार्ड्स के बुलाया जाए, और इसी प्लानिंग के तहत शुभम को साजिश में शामिल किया गया और उसे कहा गया कि एक कॉमन फ्रेंड का बर्थडे है और उसका जन्मदिन यादगार बन जाएगा अगर तुम्हारे पापा उसके जन्मदिन पर आ जाएंगे, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, गिनीज बुक में उनका नाम है और अखबार में उनकी तस्वीरें छपती हैं, वो किसी हीरो से कम नहीं है। लेकिन यार, अगर वो 20-20 लोगों को लेकर आएंगे, 20-20 बॉडीगार्ड्स को लेकर आएंगे, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने पापा से कह देना कि वो बस 5 या 10 मिनट के लिए आ जाएं, लेकिन साथ में बॉडीगार्ड को ना लाएं, क्योंकि एक छोटी सी बर्थडे पार्टी है और वहां किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं है। और उनकी ये प्लानिंग काम कर जाती है। शुभम ने अपने पापा को बिना बॉडीगार्ड्स के ही बर्थडे पार्टी में आने के लिए मना लिया था, और यही कारण था कि दत्ता फुगे जब बर्थडे पार्टी में गए थे तो उनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था, और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं दिए गए लोकेशन पर, तो मौका देखकर ये सारे हमलावर उन पर एक साथ हमला कर देते हैं और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। अब गिरफ्तारी हो गई थी, पुलिस सारे कातिलों को पकड़ भी लेती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। अब पुलिस को भी पता था कि दत्ता फुगे जो है वो गोल्डमैन के नाम से मशहूर है, फेमस है, तो पुलिस को लगा कि शायद ऐसा तो नहीं था कि 1.5 करोड़ की जो गोल्डन शर्ट थी उसको लूटने के इरादे से लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था। शायद उस वक्त उन्होंने वही शर्ट पहन रखी हो। तो पुलिस पूछताछ करती है, घर वालों के पास पहुंचती है, उनके बयान दर्ज किए जाते हैं, तो पता चलता है कि उस दिन 14 जुलाई को दत्ता फुगे ने नॉर्मल शर्ट पहन रखी थी और उनकी गोल्डन शर्ट घर पे ही थी। तो पुलिस बयान दर्ज करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन पुलिस को एक नई जानकारी मिलती है, और ये जानकारी ये थी कि घर वाले बताते हैं कि वो गोल्डन शर्ट अब घर में है ही नहीं। अब पुलिस के सामने अजीब कश्मकश पैदा हो जाती है।
एक तो दत्ता फुगे के कत्ल की तफ्तीश कर रहे थे वो, और उधर उसकी 1.5 करोड़ की शर्ट भी अब घर से गायब हो चुकी थी। और ये शर्ट कोई आम शर्ट नहीं थी, ये वो शर्ट थी जिसकी वजह से दत्ता फुगे बना, जिसकी वजह से उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, जिसकी वजह से वो सेलिब्रिटी बना, जिसकी वजह से वो गोल्ड मैन के नाम से मशहूर हुआ। अब पुलिस इस कमीज की तलाश में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करती है और एक बार फिर घर वालों से एक एक करके पूछताछ की जाती है। अब घर वाले बताते हैं कि दत्ता फुगे ने पुणे के राका ज्वेलर से ये शर्ट लगभग 3 किलो 600 ग्राम सोना देकर बनवाई थी, और इस शर्ट को बनवाने के कुछ दिन बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और शायद उसको ठीक करने के लिए ही ये शर्ट दत्ता फुगे ने राका ज्वेलर्स को दी थी और कहा था कि जब ये ठीक हो जाएगी, आप इसको ठीक कर दोगे तो हम इसको लेकर चले जाएंगे। लेकिन इसी दौरान बीच में ही ये हादसा हो गया, और शायद इसीलिए वो शर्ट राका ज्वेलर्स के पास ही है। अब ये बयान दर्ज करने के बाद पुलिस कमीज की तलाश में राका ज्वेलर्स तक पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन राका ज्वेलर्स से जो जवाब मिलता है उससे ये मामला और उलझ जाता है। वो कहते हैं कि 2012 में जब हमने ये कमीज बनाई थी और उनको दी थी बनाकर, उसके बाद से हमारे पास ये कमीज दोबारा कभी आई ही नहीं, ना कभी दत्ता फुगे लाए और ना कोई और। 2012 के बाद हमें इस कमीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो इस कमीज को लेकर घर वालों का हर बार अलग अलग बयान आया। पहले कहा गया कि कमीज घर पर ही है, फिर कहा गया कि राका ज्वेलर्स के पास है, उसके बाद एक बयान ये भी आया कि शायद लोगों का पैसा वापस करने के लिए उसको गिरवी रख दिया गया। लेकिन अगर कहीं गिरवी रखा गया था तो वो भी किसी ना किसी ज्वेलर के पास ही रखा गया होगा। तो घर वालों के पास ना कोई रसीद थी, ना कोई किसी ऐसे ज्वेलर का पता था। हर तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। वो शर्ट कहाँ है किसी को नहीं पता था। फिर एक खबर और सामने आई कि जो 9 हमलावर थे जिन्होंने दत्ता फुगे पर जानलेवा हमला किया और उनका कत्ल कर दिया, उनमें से एक दत्ता फुगे के भतीजे का दोस्त था। तो पुलिस ने इस एंगल से भी जांच शुरू की कि शायद इस कमीज को गायब करने में दत्ता फुगे के उस भतीजे का हाथ हो सकता है। पुलिस ने इस पहलू से गहन जांच पड़ताल की, मगर इस बार भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, सबका बयान दर्ज किया, ज्वेलर्स को खंगाल लिया, उसके अलावा शहर के उन सभी लोगों से पूछताछ की गई जिन पर शक था कि शायद उन्होंने उस कमीज को खरीदा हो या बेचा हो। गोल्डन शर्ट कहाँ चली गई थी ये किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि दत्ता फुगे के कातिलों को सजा हो गई, उनमें से कुछ लोग को हाई कोर्ट से बेल मिल गई और ये कहा गया कि जो भी कुछ हुआ वो सभी घटना एक आवेश में हुई थी, एक गुस्से में हुई थी। मगर इस कमीज को गायब करने में किसका हाथ है, क्या कोई घर वाला आदमी है या कोई बाहर का आदमी है, इसका कोई सबूत, कोई सुराग पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा। तो दत्ता फुगे की वो गोल्डन शर्ट आज भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सच्ची और अच्छी कहानियों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।